हेलो बच्चों, रसायन की पाठशाला में मैं आज आपके समक्ष एक और अणुसंख्या गुणधर्म लेके आया हूं, जो कि पिछले अणुसंख्या गुणधर्म क्वथनांक उन्नयन जैसा ही लगभग। बच्चों, इस अणुसंख्या गुणधर्म का नाम है हिमांकमय अवनमन। क्या नाम बच्चों? हिमांकमय अवनमन। क्या नाम बच्चों? हिमांकमय अवनमन। ये हिमांकमय अवनमन पढ़ाने से पहले मैं अपने सभी बच्चों को एक संदेश देना चाहता हूं। बेटा, आपकी परीक्षाओं का समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है। बेटा, लगभग 2-3 महीने बाद आपकी परीक्षाएं। यदि आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है, उस पिछली बातों को बच्चों आप भूल जाइए। अगर आप इन 3 महीनों में भी पूरी सच्चाई से, पूरे मन से अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो आपकी सभी तरह की परीक्षाओं में निश्चित अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ठीक है ना बेटा? आपको एक बात और भी बताना चाहते हैं। मैं अपने रसायन विज्ञान की बात कर रहा हूं बेटा, कि यदि आप मेरे द्वारा प्रदर्शित जो भी वीडियो है, आप उसको यदि प्रारंभ करते हैं देखना, तो उसे बच्चों अंत तक देखिए। वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ेंगे तो आपको कोई जानकारी प्राप्त नहीं होगी। लेकिन अगर आप वीडियो खत्म करेंगे और जब वीडियो खत्म होने वाला होगा, उस समय तक आपके संज्ञान में बहुत सी जानकारियां आ जाएंगी और आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर पाएंगे बेटा। तो मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, वीडियो को पूरा देखना है, पूरा खत्म होने तक देखना है बेटा। यदि आपको मेरे द्वारा प्रेषित ये वीडियो अच्छे भी लग रहे हैं बेटा, तो आप लगातार चैनल पर बने रहिए। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जिन बच्चों को मेरे द्वारा प्रदर्शित वीडियो में कोई लाभ नहीं मिल रहा है बेटा, अगर आपको मेरे द्वारा प्रदर्शित वीडियो में कोई सही जानकारी नहीं मिल रही हो, आपके काम के भी नहीं है, तो आप इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो उसको अनसब्सक्राइब करके आप चैनल से हट सकते हैं बेटा, है ना। आप तभी जुड़े मुझसे जब आपको कुछ ना कुछ लाभ मिले बेटा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है बच्चों को नवीन जानकारियां प्रदान करना। यदि मेरे बच्चे मेरे से नवीन जानकारियां प्राप्त ना कर पाएंगे, तो उनका मेरे चैनल पे आना उचित नहीं है। तो जिनको नया ज्ञान मिल रहा है, जिनको लगातार जानकारियां मिल रही हैं, वो यहाँ मेरे साथ रहें। मैं आपको पुनः बताना चाहता हूं, आपकी जो भी शंकाएं होंगी, किसी भी तरह की शंका होगी, आप उसे व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब के मैसेज बॉक्स में मैसेज के माध्यम से भेजें। आपकी शंकाओं का भी समाधान किया जाएगा बेटा, है ना। आज का टॉपिक है हिमांक में अवनमन। चलिए पहले हम देखेंगे हिमांक क्या है, फिर हम देखेंगे बच्चों अवनमन क्या है। अभी इससे पहले हमने क्वथनांक पढ़ा था बच्चों। हमने जाना था जो द्रव होता है, और द्रव को यदि वाष्प में बदलना है, किस में बदलना है बच्चों? वाष्प में बदलना है। इनके बीच का एक रिस्ट्रिक्शन था, या गैस में बदलना, वाष्प में ना कहेंगे बच्चों, क्या कहें, द्रव अवस्था को यदि गैस में बदलना है, इनके बीच एक बाधा थी। इनके बीच क्या था बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। अर्थात जो द्रव अवस्था का वाष्प दाब था, जो द्रव अवस्था का वाष्प दाब था, वो किसके बराबर होना चाहिए था बच्चों? वायुमंडलीय दाब के यदि बराबर हो रहा था, यह इसके यदि बराबर हो रहा था, तो द्रव निकलकर किस अवस्था में जा रहा था बच्चों? गैसीय अवस्था में जा रहा था। और इस स्थिति के लिए जो भी तापमान था, वह तापमान क्वथनांक कहलाया था बच्चों। ये हमने पहले पढ़ा है, आपको इसलिए ज्यादा व्याख्या नहीं कर। अर्थात क्वथनांक किसी भी द्रव का वह ताप था जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा था। अर्थात क्वथनांक जो था वो क्या था? द्रव को गैस में बदलने का ताप था। लेकिन वो ताप की स्थिति क्या थी? जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा था। ठीक इसी प्रकार जब द्रव ठोस अवस्था में बदलता है बच्चों, तो इनके बीच भी एक इक्विलिब्रियम होता है बेटा। जब द्रव अवस्था का वाष्प दाब, किसका बच्चों? द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के, किसके बच्चों? जब द्रव अवस्था का वाष्प दाब, पदार्थ की द्रव अवस्था का वाष्प दाब इसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होगा, और यह घटना जिस तापमान पर होगी, वह तापमान उस द्रव का हिमांक कहलाएगा।
क्या कहलाएगा बच्चों? हिमांक। यानी आपको दोनों बातें समझ में आ रही बेटा। क्वथनांक किसी द्रव का वह ताप है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है ना बेटा? हिमांक किसी द्रव का वह ताप है जिस पर उसकी द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। वह ताप कौन सा है? हिमांक है। ठीक है ना बेटा? अर्थात हमें हिमांक समझ में आ रहा है। हिमांक क्या है? अब आता है हिमांक में अवनमन क्या है। हमने पढ़ा था बच्चों, यदि हम किसी वाष्पशील द्रव में कोई वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दें तो अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का जो वाष्प दाब है वो कम हो जाता है। कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। वाष्प दाब में अवनमन आ जाता है। ये हमने पढ़ा था बच्चों, P नॉट माइनस P, यानी कि वाष्प दाब में अवनमन आ जाता है। वाष्प दाब में अवनमन से उसके क्वथनांक में उन्नयन हो जाता था बच्चों। किसमें? क्वथनांक में उन्नयन हो जाता था। ये तो हमने पढ़ा हुआ है। क्या? वाष्प दाब में अवनमन हो जाता था और क्वथनांक में उन्नयन हो जाता था। और क्वथनांक और हिमांक बच्चों एक दूसरे से उल्टी प्रक्रिया है, तो निश्चित बात है हिमांक में भी क्या रहा होगा? अवनमन रहा होगा। अवनमन लिखना ना बच्चों, अवनमन। अर्थात क्या कह रहा हूं, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब में कमी से क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक कम हो जाता है। इसकी वृद्धि क्वथनांक का उन्नयन कहलाती है और इसकी कमी हिमांक का अवनमन कहलाती है। ठीक है ना बेटा? इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं। अच्छा बच्चों, यदि यहाँ हमें कम समझ में आता है, इस बात को हम एक ग्राफ से समझने का प्रयास करते हैं बेटा। चलिए इसको ग्राफ बनाया हमने, फिर देखा हमने क्या किया। हमने माना एक शुद्ध विलायक है, वो शुद्ध विलायक का जो तापमान है और वाष्प दाब है उनके बीच का कर्व इतना है। तापमान बढ़ाने से जैसे जैसे तापमान बढ़ा रहा है वाष्प दाब बढ़ रहा है। यहाँ एक रिस्ट्रिक्शन है बेटा, ये वायुमंडलीय दाब है। जैसे ही पदार्थ की वाष्प का वाष्प दाब यहाँ पहुंचेगा और पदार्थ उबलने लगेगा और वो गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। ये जो ताप है, यह ताप हमने पढ़ा था पहले बच्चों, ये ताप क्वथनांक कहला रहा है। यानी ये क्या है? विलायक है। ये क्या है बच्चों? विलायक है, शुद्ध विलायक है। शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब और ताप के बीच का कर्व वो ये है। यदि हमने माना एक विलयन है, इस विलयन में क्या है बेटा? विलेय जो है वो अवाष्पशील है। विलेय कैसा है? अवाष्पशील है। ये विलयन है और विलयन में कैसा है? विलेय अवाष्पशील है। देखा हमने, ये हमने पहले पढ़ा था। यदि ये विलयन का तापमान है TB और ये शुद्ध विलायक का तापमान है T नॉट B, तो हमने पढ़ा था कि शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया तो विलयन का तापमान बढ़ गया था। इसको हमने क्वथनांक में उन्नयन कहा था और इसको हमने डेल्टा T से देखा था। डेल्टा TB हमने इसको कहा था। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं बेटा। हमने माना यहां ऊपर जाने पर क्या, ये जो रिस्ट्रिक्शन था, यहां जैसे ही पहुंचेगी हमारी वाष्प यहां पे, यानी कि ठोस से द्रव से गैस में बदल रहा था, तो द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया जो थी वो वायुमंडलीय दाब पर थी। किस पर थी बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर थी। अब हम क्या कह रहे हैं, द्रव से ठोस में बदलना है तो ठोस अवस्था के वाष्प दाब का भी एक कर्व होता है बच्चों। क्या कह रहा हूं मैं? जो विलायक है उसकी ठोस अवस्था का वाष्प दाब कैसा होगा? वाष्प दाब और तापमान का कर्व होगा बच्चों ऐसा। जैसे हमने माना ये तापमान बढ़ाएंगे, वाष्प दाब मतलब ये नॉर्मली क्या होता है, धीरे धीरे इसमें तापमान और वाष्प दाब में ज्यादा रिलेशन नहीं होता है, इसमें ज्यादा असर नहीं होता है। तापमान बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब और तापमान में ज्यादा वृद्धि नहीं हो, एक दूसरे रिलेशन नहीं करते हैं। ठीक है ना? किसमें? जैसे ही हमारी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था की तरफ जाएंगे दाब का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाएगा। और ये जो कर्व है वो जिस पॉइंट पर यहां मिलेंगे, ये यहां मिलेंगे, जिस पॉइंट पर ये यहां मिलेंगे बच्चों, यह पॉइंट इसका क्या कहलाएगा? ये पॉइंट इसका हिमांक कहलाएगा बेटा। क्या कहलाएगा इसका? हिमांक। इसका हिमांक कितना आया? विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक T नॉट F आया और विलयन का हिमांक बच्चों कितना आया? TF आया। कितना आया? हम देख रहे हैं जैसे ही हमने शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया विलयन का हिमांक कम हो गया। क्या हो गया बच्चों? विलयन का हिमांक कम हो गया। कितना कम हो गया बच्चों?
टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ये जो कमी है, यही कमी क्या कहलाती है? हिमांक में अवनमन कहलाती है। इसको यहां क्या था? ये वाष्प दाब कितना था बच्चों? पी नॉट, और ये कितना था? पी, यानी क्या हो गया? पी नॉट माइनस पी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी एफ हो गया। अर्थात क्या हुआ? वाष्प दाब में अवनमन के कारण हिमांक में भी क्या हो गया बेटा? अवनमन हो गया। तो हमने आपको जब बच्चों अणु संख्या गुणधर्म चालू कराए थे, हमने बताया था ये 3 भागों में पढ़ेंगे हम। पहले हम इनका व्यवहारिक जानकारी करेंगे, हमने इसकी व्यवहारिक जानकारी कर ली। दूसरी बात हम यह सिद्ध करेंगे कि ये अणु संख्या गुणधर्म है, और तीसरी बात इससे संबंधित अणुभार ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे और इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहली बात हम बेसिक जानकारी कर चुके हैं कि हिमांक अवनमन क्या होता है। हिमांक अवनमन क्या होता है बेटा? जब भी किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है। वाष्प दाब में कमी होने के कारण उस विलयन के हिमांक में भी कमी हो जाती है, और हिमांक में होने वाली कमी को ही हम हिमांक अवनमन कहते हैं। इसको डेल्टा टी एफ से डिनोटेट करते हैं, और डेल्टा टी एफ का मान वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है। अर्थात वाष्प दाब में जैसे जैसे अवनमन होता जाएगा, हिमांक में भी अवनमन हो जाएगा। अर्थात जैसे जैसे अवाष्पशील विलेय मिलाते जाएंगे, वाष्प दाब का अवनमन होता जाएगा। जैसे जैसे वाष्प दाब का अवनमन होता जाएगा, हिमांक में भी अवनमन होता जाएगा। बेटा इस ग्राफ को आप नोट कर लीजिए। चलिए, सामान्य जानकारी के बाद बच्चों हम अब यह प्रूव करते हैं हम कि जो हमारा हिमांक अवनमन है वो एक अणु संख्या गुणधर्म है। अभी तक हमने बेटा जान लिया कि जो वाष्प दाब का अवनमन है, वाष्प दाब का अवनमन वो हमारे हिमांक अवनमन के समानुपाती होता है। ये हम जान चुके हैं बेटा, है ना। और हम ये भी जानते हैं बच्चों, जो वाष्प दाब का अवनमन है वो विलेय के मोल प्रभाज के भी समानुपाती होता है। हमने पढ़ा हुआ था बच्चों, क्या पढ़ा था? वाष्प दाब का अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती था, XB के समानुपाती था। ये भी हम जानते हैं, क्योंकि यह विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती था और ये हिमांक अवनमन के भी समानुपाती है। अर्थात जो हिमांक अवनमन है वही भी किसके समानुपाती होगा? विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। जब यह विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती है, और मोल किसके समानुपाती है? हिमांक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती है, और मोल प्रभाज किस पर आधारित होते हैं बच्चों? मोलों पर। और मोल किस पर आधारित होते हैं बच्चों? अणुओं पर। मोल किस पर आधारित होते हैं बच्चों? अणुओं पर। अर्थात यह भी अणुओं पर आधारित होता है, ना कि पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर। क्या कह रहा हूं बच्चों? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोलों के समानुपाती होता है। क्यों? क्योंकि यह वाष्प दाब ना कहें बच्चों, हम क्या कहेंगे? हिमांक में अवनमन विलेय के मोलों के समानुपाती होता है, और मोल अणुओं के समानुपाती होते हैं, इसलिए यह भी अणुओं के समानुपाती होगा, और यह एक अणु संख्यक गुणधर्म होगा। क्या होगा बच्चों? अणु संख्यक गुण होगा। अर्थात हमने दूसरी बात प्रूव कर दी कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और हिमांक अवनमन दोनों ही क्या होते हैं बच्चों? अणु संख्या गुणधर्म होते हैं। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात आती है, इससे हम विलेय का अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, है ना। तीसरी बात हम पढ़ते हैं, इससे विलेय का अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे। इस बात को लिख दें बेटा दोबारा से। जैसे लिखा डेल्टा टीबी लिखा है, ये वाला डेल्टा टीबी क्या लिखा है? डेल्टा टीएफ क्या लिखा है? समानुपाती क्या लिखा है? एक्स भी लिखा है, ठीक है नहीं। वैसे तो हम चूंकि ये वाला प्रूफ हम क्वथनांक उन्नयन में करवा चुके हैं बेटा, जैसी जो भी डेरिवेशन क्वथनांक उन्नयन में आया था वही इसमें आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। प्रयोगों द्वारा बच्चों ये क्या पाया जाता है? जो हिमांक में अवनमन होता है वो विलयन की विलायक में घुलने वाले अवाष्पशील विलेय के मोलों की संख्या अर्थात विलयन की मूललता के समानुपाती होता है। इसको हमने प्रूव भी किया था क्वथनांक उन्नयन में। अभी मैं डायरेक्ट कह रहा हूं, क्या? हिमांक में अवनमन विलायक के निश्चित भाग में उपस्थित, यानी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या पर आधारित होता है। अर्थात यह विलयन की मूललता के समानुपाती होता है। और इसको हमने और सही किया, डेल्टा टी एफ बराबर लिख दिया हमने के एफ इंटू एम। ये के एफ क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या है बच्चों? मोलल अवनमन स्थिरांक।
यह मोलल अवनमन स्थिरांक है। ठीक है नहीं, ये वाला सूत्र हमें उपयोग करना पड़ेगा जब भी हम किसी पदार्थ की मोललता और हिमांक अवनमन में संबंध ज्ञात करेंगे, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसकी परिभाषा क्या होगी बेटा, यदि हम m बराबर 1 रख दें तो क्या होगा, तो हो जाएगा kf बराबर डेल्टा TF। अर्थात क्या हो गया, यदि हमें इसकी परिभाषा देनी है kf की, हम क्या कहेंगे, इकाई मोलल विलयन का हिमांक अवनमन। क्या कह रहा हूं बच्चों, जब मोललता 1 है उस समय जो भी हिमांक अवनमन होगा वह हिमांक अवनमन विलयन का मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाएगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वथनांक उन्नयन में भी था बेटा, वो वही बात रिपीट हो रही है। यहाँ पे वहां क्वथनांक उन्नयन था, यहाँ हिमांक में अवनमन है, बिल्कुल सेम बात है। अब इसका हम सूत्र लिख दें, मोललता का जो सूत्र है उसको लिख KF, और इसका था WB 1000 MbWA। बच्चों हम पहले बता चुके हैं, B विलायक को रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी B विलेय को रिप्रेजेंट करेगा और A विलायक को रिप्रेजेंट करेगा, हम पहले बता चुके हैं आपको, है ना। तो ये वाला सूत्र हो गया, इसकी हम गणनाएं करेंगे। एक सूत्र और भी बताया था बच्चों हमने, यदि कभी कभी KF का मान नहीं दिया हो, कभी कभी KF का मान नहीं दिया हो, जैसे उसमें KB का मान नहीं दिया था, तो KF का मान ज्ञात करने का एक सूत्र और भी है बेटा। KF इक्वल टू क्या होता है, mRT0F का स्क्वायर 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूजन, यानी कि गलन की, ये गलन की एंथैल्पी है। किसकी एंथैल्पी बच्चों, गलन की एंथैल्पी है। और ये भी हम जानते थे बच्चों, डेल्टा H फ्यूजन इक्वल टू होता है m इंटू LF, अर्थात ये गलन की गुप्त ऊष्मा है, गलन की गुप्त ऊष्मा और पदार्थ का अणुभार। इसकी वैल्यू जब यहां रखते थे बच्चों हम, तो सूत्र आ जाता था, m से m कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो क्या आएगा, RT0 F स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LF फ्यूजन की गुप्त ऊष्मा। ये सूत्र का भी हम व्याख्या करेंगे। एक सूत्र और लिख रहे हैं बच्चों, इसका भी हम यूज करेंगे। यूज होता है किसका, रिलेशनशिप। रिलेशन किसमें, बिटवीन, किसमें बच्चों, डेल्टा टीबी और डेल्टा TF। इनमें रिलेशन के भी क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, इनमें क्या आपस में रिलेशन है, इस बात को भी हम पढ़ना है बच्चों। तो दोनों के सूत्र लिख दें हम, क्या था, डेल्टा TB था KB इंटू M और डेल्टा TF था KF इंटू M। इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा बच्चों डेल्टा TB अपॉन डेल्टा TF इक्वल टू KB इंटू M और KF इंटू M। M से M कैंसिल हो गया, आंसर आया डेल्टा TB अपॉन डेल्टा TF इक्वल टू KB अपॉन KF। ये सूत्र भी हम यूज करेंगे बेटा, है ना, इस सूत्र का भी उपयोग होना है। तो इन सूत्रों को आप नोट कर लीजिए, इन सूत्र के क्वेश्चन बेटा हम कराते हैं। सूत्रों को हम साइड में लिख देंगे, इसको मिटा देना, इसको मिटा के बेटा सूत्रों को साइड में लिख देंगे और इसके क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए अब कुछ प्रश्न करते हैं। ये सूत्र आप बच्चों याद कर लेना, लेकिन ये जो सूत्र लिखे हुए हैं इन सूत्रों को अब याद कर लेना, इनको हमने मैंने समझाया है। जो प्रश्न में कर रहा हूं, एक क्वेश्चन है, 42 ग्राम अवाष्पशील विलेय है, क्या है बच्चों, अवाष्पशील विलेय को 100 ग्राम, किसमें बच्चों, 100 ग्राम बेंजीन में, 100 ग्राम बेंजीन में विलेय करने पर, किसमें बच्चों, 100 ग्राम बेंजीन में विलेय करने पर हिमांक में 1.75 डिग्री सेंटीग्रेड का अवनमन होता है,
अवनमन होता है तो विलेय का अणुभार क्या होगा? क्या बच्चों? विलेय का अणुभार क्या होगा? और जो बेंजीन के लिए KF दिया है बच्चों, वो दे रखा है, बेंजीन के लिए KF दे रखा है 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल। ये बेंजीन के लिए KF दे रखा है। चलिए फॉर्मूला लगाएंगे अणुभार का यहां से बेटा। MB निकालना है ना हमें। ये MB के लिए फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? MB इक्वल टू हो गया क्या? KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF और इंटू WA। KF हम डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं बेटा, आपको मालूम देखते हैं चलना। ये जो दिया है ये WB दिया है, ये क्या दिया है बेटा? WB दिया है। ये जो दिया है ये WA दिया है, बेंजीन है ना। और ये दे रखा है डायरेक्ट, हमें दे रखा है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन सीधा दे रखा है ना बेटा। चलिए वैल्यू रखते हैं। KF की वैल्यू 5, WB, W यानी विलेय का भार, विलेय का भार दे रखा है 42 और गुणा 1000 कर दिया बच्चों। डेल्टा TF कितना दे रखा है? डेल्टा TF दे रखा है 1.75 इंटू WA कितना है बच्चों? WA दे रखा है 100, हमने 100 लिख दिया। ये जब पॉइंट हटाया बेटा हमने और यहाँ पे 100 और कर देंगे, ये 100 से 100 कट गया। अच्छा ये काटे बच्चों, ये 25 से 7 बार कटा और ये 25 से 40 बार कट गया बेटा, 25 चौक 100, और ये 7 से 6 बार कट गया। ठीक है नहीं? 7 से कितना कट गया? 6 बार कट गया। और भी कट रहा है क्या? नहीं। 5 6 30, कितना आ रहा बच्चों? अगर इसको थोड़ा सही कर लें क्वेश्चन को, चूंकि इतना बड़ा पदार्थ आ रहा है, इसको 4.2 कर लें। कितना कर लें बच्चों? 4.2 करेंगे जब यहाँ पे, तो यहाँ पे 4.2 आएगा, तो यहाँ पे 0.6 आएगा, है ना। अब सही है, यानी आएगा 120 ग्राम। कितना आया बच्चों? 120 ग्राम पर मोल। चूंकि 1200 आया था, इतना 1200 वाले पदार्थ सामान्यतः होते नहीं है, तो सामान्यतः हम इनका यूज नहीं कर रहे हैं अभी, होते तो होंगे। तो 4.2 कर लिया है ना। 4.2 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 100 ग्राम बेंजीन में विलेय करने पर हिमांक में अवनमन ये हो रहा था, तो इसका अणुभार क्या होगा हमने निकाल लिया बेटा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को नोट कर लो। मैं दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ये बेटा आपका, है ना। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। क्वेश्चन दिया है बेटा 2.25 ग्राम ग्लूकोस है बेटा। क्या है? ग्लूकोस। 2.25 ग्राम ग्लूकोस है। इसको 25 ग्राम जल में विलेय किया गया। क्या किया गया बच्चों? 25 ग्राम जल में विलेय करने पर हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन कितना हुआ बच्चों? 0.91 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या कर रहा हूं मैं? 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में विलेय करने पर हिमांक में अवनमन 0.91 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो KF का मान निकालिए। किसका मान निकालना बच्चों? KF का मान, मोलल अवनमन स्थिरांक निकालिए। KF के लिए इस सूत्र को KF के फॉर्म में बना देंगे, तो KF ये ऊपर आ जाएंगे, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, यानी KF क्या हो जाएगा बच्चों? KF इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा TF इंटू MB इंटू WA डिवाइडेड बाई WB इंटू 1000। सबकी वैल्यू रख दें बेटा, है ना। डेल्टा TF दिया है 0.91 दे रखा है। MB बेटा, MB यानी ग्लूकोज का अणुभार,
आपको कई बार बता चुके हैं, इसलिए अब हम आपको डायरेक्ट लिख रहे हैं। ग्लूकोज का अणुभार होता है 180, ठीक है ना। WA ग्लूकोज का भार दिया है बेटा, ये 2.25, कितना दिया है बेटा, 2.25, चलिए, बटे WB यानी कि WA क्या दिया था, WA होता है जल का भार, गलत लिख रहे हैं ना, WA क्या होता है, जल का भार दिया है 200, कितना दिया है, 25 दिया है, जल का भार कितना दिया है, 25, और WB अब यहां दिया है 2.25 गुणा 1000, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया बेटा, है ना, और ये 25 से ये कटा बेटा 9 बार, और 9 से ये कटा 20 बार, 0 से 0 कट गया, यानी आया बच्चों KF आ गया, KF आ गया कितना, 91 में 2 का गुणा कर दिया, 182/2, यानी कि 1.82 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल, जिसकी यूनिट होती है। ये KF की वैल्यू हो गई। KF की वैल्यू निकालनी थी, हमने KF की वैल्यू निकाली। इन दोनों क्वेश्चनों को नोट कर दीजिए बेटा, उसके बाद मैं मिटा दूं ना इनको, मिटाने के बाद मैं अगले क्वेश्चन कर रहा हूं एक आध दो बार। चलिए क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। क्वेश्चन दिया है एक जलीय विलयन का, क्या करूं बच्चों, एक जलीय विलयन का हिमांक अवनमन, क्या बच्चों, हिमांक अवनमन 0 माइनस में दे रखा है 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना दे रखा है बच्चों, 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका क्वथनांक ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है बच्चों, इसका क्वथनांक ज्ञात कीजिए, इसका क्वथनांक ज्ञात कीजिए, जबकि जल के लिए Kb दे रखा है बच्चों 0.51, क्या दे रखा है, डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल, और KF दे रखा है 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल। बच्चों इसमें ये जो राशियां हैं इनमें अंतर हो सकता है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बुक में देखा हुआ है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। एक जलीय विलयन का हिमांक अवनमन दिया हुआ है, इसका क्वथनांक ज्ञात करना है बेटा हमें, क्योंकि हिमांक अवनमन और क्वथनांक उन्नयन में ये जो रिलेशन होता है बेटा, हमने लिखा है कहीं पे, यहाँ पे, हाँ ये लिखा हुआ है, ये हम जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं हम, डेल्टा TB इक्वल टू बच्चों, हम जानते हैं अपॉन डेल्टा TF इक्वल टू जानते हैं KB अपॉन KF। हमें क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन दे रखा है, क्वथनांक में उन्नयन निकल आएगा इससे बेटा, है ना, KB KF दे रखा है, यानी क्या हो जाएगा, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू डेल्टा TF अपॉन KF। वैल्यू पुट कर दो बेटा, KB की वैल्यू दी है 0.51, डेल्टा TF कितना दे रखा है, डेल्टा TF दे रखा है 0.93 बटे KF कितना दे रखा है बच्चों 1.86, ये इससे 2 टाइम कट जाएगा बेटा, कितने टाइम कट जाएगा, 2 टाइम कट जाएगा, इसका 2 में भाग दिया तो आया 2 2 जा 4, 1 करेगा 2 5 जा 5, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या आ गया, डेल्टा TB आ गया, क्वथनांक में उन्नयन आ गया। हमें विलयन का क्वथनांक ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं जो क्वथनांक में उन्नयन होता है बच्चों, वो होता है विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो यहाँ लिख भी दें बच्चों, अगर दिया होगा तो जो दिया है वो लिखना है, अगर नहीं दिया है बेटा तो हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं, नहीं दिया है तो कितना मानेंगे बेटा हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड माने, वो दिया है तो वही लिखना है हमें। वैसे न सामान्यतः दिया होता तो 200, 100 की जगह अगर सेंटीग्रेड में तो 100 और केल्विन में अगर तो 273 मानेंगे, है ना। तो अभी नहीं दिया है तो हम इसको कर लेते 100 में ही। इसको दिया है कितना 0.255 और TB हमें फाइंड करना है, तो TB लिख दिया और T नॉट भी हो गया बच्चों 100, तो क्या हो गया
टीबी इक्वल टू हो गया 100 धन 0.255, यानी हो गया 100.255 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जो जल है, जलीय विलयन है, उस विलयन का क्वथनांक कितना रहा होगा? 100.255 रहा होगा। ठीक है ना। ये भी नए तरह का क्वेश्चन है बच्चों। एक प्रश्न और कराते हैं, वो भी नए तरह का क्वेश्चन है। 5% सुक्रोस, कितना बच्चों? 5% सुक्रोस के विलयन। इसको मिटा दे बेटा, मिटाने के बाद कराएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, वो ऊपर तक आएगा। क्वेश्चन बड़ा है तो लास्ट तक आएगा वो, है ना। लास्ट तक करते हैं उसको। क्वेश्चन दिया है बच्चों 5% सुक्रोस के विलयन, जलीय विलयन लिखने हैं। अच्छा बच्चों, के जलीय विलयन, सुक्रोस के जलीय विलयन, थोड़ा कम चल रहा है, डार्क नहीं चल रहा ना, चेंज कर लें हम स्केच पेन। जलीय विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। कितना है बच्चों? 5% सुक्रोस के जलीय विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। तो 5% ग्लूकोज के जलीय विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बच्चों? हिमांक ज्ञात कीजिए। और जल का हिमांक दिया है बच्चों, जल का हिमांक दे रखा है बच्चों 273 केल्विन। ये दे रखा है बच्चों, है ना। जल का हिमांक 273 केल्विन हमें दे रखा है। चलिए हम क्वेश्चन कर लेते। पहले क्या करेंगे, इसमें सारी वैल्यू रखेंगे, इससे केएफ का मान निकालेंगे और इसमें केएफ का मान रखेंगे। ये सारे परसेंटेज जो है बेटा, ये वेट बाई वेट है। कौन से हैं? वेट बाई वेट हैं। यानी 5% सुक्रोस, इसका मतलब हुआ 5 ग्राम सुक्रोस है, C12H22O11, और 95 ग्राम जल है। ठीक है ना। ये विलेय है, ये विलायक है। इसके लिए अणुभार बच्चों 342 होता है, क्वेश्चनों में दिया रहेगा। इसका अणुभार कितना होता है? 342 होता है, जो प्रश्नों में आपको दिया रहेगा। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। क्या दिया था? डेल्टा TF इक्वल टू होता है KF और W1000 अपॉन B लगा दें, MB इंटू WA। डेल्टा TF हम जानते हैं T0F माइनस TF होता है। T0F दे रखा है 273, जल का हिमांक दे रखा है माइनस 271, विलयन का हिमांक दे रखा है सुक्रोज के लिए। अच्छा, KF हमें नहीं मालूम है, KF WB दे रखा है 5 और 1000, MB सुक्रोज के लिए होता है 342 और WA दिया है 95। चलिए ये तो हो गया। इसमें से बचे 2, तो KF की वैल्यू बेटा आ गई। KF बराबर आ गया, इसमें 2 बचा, 2 गुणा 342 गुणा 95 और ये बटे में आ गया 5 गुणा 1000। ठीक है ना। अभी ऐसा ही रहने दो, अगले क्वेश्चन में देखेंगे, अगली बात में अगर वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे। अब हम निकालना है ग्लूकोज के लिए। किसके लिए बच्चों? ग्लूकोज के लिए 5% दिया है, यानी कि ग्लूकोज जो हो गया C6H12O6 हो गया 5 ग्राम और H2O हो गया बच्चों 95 ग्राम, और इसका अणुभार होता है 180, जो हम पहले से जानते हैं बेटा, है ना, ग्लूकोज का। चलो रखें। क्या होता है? डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू
W इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। चलिए वैल्यू रखें, KF की वैल्यू पूरी रख दे रहा है, ये KF की वैल्यू है ना, कितनी दी हुई है बेटा, 2 गुणा 342 गुणा कितनी दी हुई है बेटा, 95 बटे 5 गुणा 1000। इसकी वैल्यू रखें, W भी कितना दे रखा है, 5 गुणा 1000। MB ग्लूकोज के लिए MB होता है 180 और WA दे रखा है 95 ग्लूकोज के लिए। 95 से 95, 5 से 5, 1000 से 1000, कितना आया बच्चों, डेल्टा TF आया 2 इंटू 342 डिवाइडेड बाई 180। कितना आया बच्चों, 2 इंटू 342 डिवाइडेड बाई 180। इसको बेटा आप सॉल्व करोगे, थोड़ा हम सॉल्व कर ले रहा है। अच्छा, ये आ जाएगा 90, कितना आ जाएगा बच्चों, ये 90 आ जाएगा, यानी 342 अपॉन 90 आ जाएगा। 9 का भागी लगा दे अगर, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, कितना बचा, 7 बचा, और 9 4 जा, इसको यहाँ 9 का डिवाइड कर दें। अच्छा, 342 डिवाइडेड बाई 9, 27, कितना बचा, 7 बचा, और 9 3 जा 9 8 जा, यानी कितना आ रहा है, 9 3 जा 27 और 7 बचा, 9 8 जा आ गया, यानी कितना आ रहा है बच्चों, 3.8 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 3.8 ही आ रहा है ना, हाँ ठीक है, 3.8 केल्विन। कितना आ गया बच्चों, डेल्टा TF आ गया 3.8 केल्विन। क्वेश्चन पूछा था विलयन का हिमांक ज्ञात करना है। क्या पूछा था बच्चों, विलयन का हिमांक ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं डेल्टा TF इक्वल टू होता है बेटा T0F माइनस TF। डेल्टा TF की वैल्यू बेटा है 3.8। T0F हम जानते हैं, T0F दे रखा है 273 माइनस TF, तो TF आ गया बेटा 273 माइनस 3.8, यानी आंसर आएगा TF का बेटा 269.2। ऐसे ही आ जाएगा ना बच्चों, 3 से 3 गया और इसमें 2 गया, ठीक है। यानी विलयन का जो हिमांक है वो 269.2 केल्विन होगा। ये भी बच्चों एक नए तरह का क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। मैं आशा कर रहा हूं सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे आपको, आप उनको नोट कर लीजिए बेटा। और अगले जब भी कालांश आएंगे बेटा, बीच बीच में कहीं ना कहीं आपको एक जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न हैं उनकी एक सीरीज प्रस्तुत की जाएगी। आप लगातार मेरे चैनल पर बने रहिए, आपको नवीन नवीन जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी बेटा।